सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई क्रिएट हुई, मनी सप्लाई कितनी क्रिएट हुई, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करता है मनी मल्टीप्लायर। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो मान लेते हैं कि आरबीआई ने इकोनॉमी में 1 रुपया इंजेक्ट किया। ये जो 1 रुपया आरबीआई ने इकोनॉमी में इंजेक्ट किया, ये कितना अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई को क्रिएट करेगा, उसके बारे में बात करता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स हाउ मैकेनिज्म टू क्रिएट मनी सप्लाई वर्क्स। ये जो सारी बातचीत हमने की, इसमें हमने क्या कहने की कोशिश की, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई ने इकोनॉमी में 100 रुपए इंजेक्ट किए। कितने रुपए इंजेक्ट किए? 100 रुपए इंजेक्ट किए। मान लेते हैं कि आरबीआई ने मेरे से 100 रुपए का गोल्ड खरीदा, बदले में मुझे 100 रुपए दिए। आरबीआई ने इकोनॉमी में 100 रुपए इंजेक्ट कर दिए। ये जो 100 रुपए मेरे पास में आए, इनको मैं 2 तरीके से यूज कर सकता हूं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं कि 100 रुपए को लेके जाऊं और सीधे सीधे इस 100 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि इस 100 रुपए से अपने जरूरत की कोई चीज खरीद लूं किसी बी इंसान से। अगर ये 100 रुपए बी इंसान के पास में गए तो बी इंसान के पास में भी 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो बी इंसान क्या कर सकता है कि सीधे सीधे जाए और इस 100 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, या फिर बी इंसान क्या कर सकता है कि 100 रुपए से अपने जरूरत की कोई चीज खरीद ले किसी सी इंसान से। अगर ये 100 रुपए सी इंसान के पास में गए तो सी इंसान के पास में भी 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो सी इंसान क्या कर सकता है कि सीधे सीधे जाए और इस 100 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, या फिर इस 100 रुपए से सी इंसान अपने कोई जरूरत की चीज खरीद सकता है किसी डी इंसान से। अगर ये 100 रुपए डी इंसान के पास में गए तो इस डी इंसान के पास में भी यही 2 ऑप्शंस हैं। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो 100 रुपए हैं, ये घूम फिर के अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर में आ ही जाएंगे। ये घूम फिर के अल्टीमेटली बैंक में डिपॉजिट करवा ही दिए जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आरबीआई जो भी पैसा इंजेक्ट करता है, वो पैसा घूम फिर के अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर में आ ही जाता है, बैंक में डिपॉजिट हो ही जाता है। हालांकि इसमें एक रेयर एक्सट्रीम सिनेरियो हो सकता है। वो रेयर एक्सट्रीम सिनेरियो क्या हो सकता है? मान लेते हैं मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं इस 100 रुपए में से 90 रुपए को डिपॉजिट करवा दूं और 10 रुपए को नोट को निकाल लूं और अपने पर्स में रख दूं और बोलूं कि इस 10 रुपए को तो मैं कभी खर्च करूंगा ही नहीं, ये तो मेरा लकी नोट है, इसको तो मैं हमेशा अपने पर्स में रख के रखूंगा। लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशन है। हम रियलिटी में नहीं जा रहे हैं, हम चीज़ों को इजी तौर पे, सिंपल तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपल तौर पे अगर बात करें तो आरबीआई जितना भी पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करता है, वो अल्टीमेटली घूम फिर के बैंकिंग सेक्टर में आ ही जाता है। वो अल्टीमेटली घूम फिर के बैंक में डिपॉजिट करवा ही दिया जाता है। अब आरबीआई ने 100 रुपए इंजेक्ट कर दिए इकोनॉमी में। ये जो 100 रुपए मुझे मिले, इनको मैं लेके गया और मैंने अपने बैंक अकाउंट में इन 100 रुपए को डिपॉजिट करवा दिया। जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है तो बैंक्स के ऊपर होती है रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? CRR, SLR, इस सब के बारे में आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी चैप्टर में आगे चलते हुए CRR के बारे में, SLR के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर बहुत सिंपल तौर पर बातचीत करें तो रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? बैंक्स को सीधे सीधे बोला जाता है कि आपके पास में जितना भी पैसा आएगा डिपॉजिट के तौर पे, उसमें से एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट आपको निकालना है और वो अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना है आरबीआई के पास में जाके। बहुत सिंपल। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? आरबीआई ने बैंक्स को बोला हुआ है कि आपके पास में जितना भी पैसा आएगा डिपॉजिट के तौर पे, उसमें से एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट आपको निकालना है और वो अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना है मेरे पास में आके, वो अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना है आरबीआई के पास में आके। मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये है 10%। मतलब हमारे एग्जाम्पल में आरबीआई क्या बोल रहा है बैंक्स को कि जो भी पैसा आपके पास में आएगा डिपॉजिट के तौर पे, उसमें से 10% निकालो और मेरे पास आके जमा करवा दो। ये आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट है। अभी अभी मैंने अपने बैंक में कितने रुपए जमा कराए हैं? 100 रुपए जमा कराए हैं। जैसे ही 100 रुपए बैंक में जाएंगे, डिपॉजिट के तौर पे जा रहे हैं,
तो वही 10%, इस 100 पे 10% निकालना पड़ेगा, मतलब 10 रुपए निकालने पड़ेंगे बैंक को। और ये जो 10 रुपए हैं ये बैंक जमा करवा देगा आरबीआई के पास में जाके रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पे। बैंक के पास में कितने रुपए बचेंगे? 90 रुपए बचेंगे। अब ये जो 90 रुपए हैं इनको बैंक अपने पास में नहीं रखेगा, इन 90 रुपए को बैंक दे देगा आगे किसी को लोन के तौर पे। ये पैसा लोन के तौर पे दिया जाएगा। ये 90 रुपए एक बार फिर से इकोनॉमी में घूमेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि अपन ने देखा था कि ये जो 90 रुपए हैं वो एक बार फिर से किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे। अच्छा, जब ये 90 रुपए एक बार फिर से डिपॉजिट करवाए जाएंगे तो वही 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट। 90 रुपए का 10% मतलब इस बार 9 रुपए। 9 रुपए बैंक को आरबीआई को जमा कराने होंगे एज रिजर्व रिक्वायरमेंट। बचेंगे कितने? 81। ये जो 81 रुपीज हैं इनको बैंक एक बार फिर से लोन के तौर पे दे देगा किसी और इंसान को। ये 81 रुपीज एक बार फिर से इकोनॉमी में घूमेंगे, लेकिन हमने देख लिया कि अल्टीमेटली ये जो 81 रुपीज हैं ये वापस से आएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे किसी बैंक अकाउंट में। जब ये 81 रुपीज डिपॉजिट होंगे तो एक बार फिर से वही 10% वाली रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब 81 का 10% मतलब 8.1 रुपीज निकालने होंगे और आरबीआई को जमा कराने होंगे। बचेंगे कितने बैंक के पास में? 72.9 रुपीज। ये जो 72.9 रुपीज हैं इनको एक बार फिर से बैंक लोन के तौर पे दे देगा। ये 72.9 रुपीज घूमेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये आएंगे और घूम फिर के किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर वही 10% की रिक्वायरमेंट, 10% निकालो, जो बचा हुआ है उसको एक बार फिर से बैंक लोन के तौर पे दे देगा। मतलब अपने को क्या दिख रहा है कि आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपए इंजेक्ट किए थे इकोनॉमी में, लेकिन ये जो 100 रुपए हैं इन्हीं 100 रुपए से इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। और ये ट्रांजैक्शंस यहीं पे नहीं रुकेंगे, ये ट्रांजैक्शंस तब तक चलते रहेंगे जब तक अल्टीमेटली लोन पे देने के लिए बैंक के पास में 0 रुपए नहीं बचेंगे। भाई घट रहा है ना, पहले 90 थे, फिर 81 रह गए, फिर 72.9 रह गए। ये घटते घटते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये 0 हो जाएंगे और तब ये ट्रांजैक्शंस रुकेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को आप 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते जाओ और 0 तक लेके जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि आरबीआई के पास में रिजर्व के तौर पे इन सभी ट्रांजैक्शंस के दौरान जो रुपए जमा कराए गए उनका सम टोटल होता है 100 रुपए। 10 + 9 + 8.1 प्लस जितने भी आएंगे उन सबका सम टोटल करोगे तो कितना होगा? 100 रुपए। और लोन के तौर पे ये जो रुपए दिए गए 90, 81, 72.9 इनको 0 तक लेके जाओगे तो इनका सम टोटल आएगा 900 रुपए। आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपए इंजेक्ट किए थे इकोनॉमी में, लेकिन ये जो 100 रुपए हैं इन 100 रुपए ने इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए और अल्टीमेटली इन 100 रुपए से आरबीआई के पास में जो बैलेंस शीट है उसमें आरबीआई के पास में रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पे कितने रुपए जमा हो गए? 100 रुपए जमा हो गए। और लोन के तौर पे वेरियस बैंक्स ने कितने रुपए दे दिए? 900 रुपए दे दिए। मतलब सिर्फ इस 100 रुपए से आरबीआई ने 1000 रुपए की मनी सप्लाई क्रिएट कर दी इकोनॉमी में। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आरबीआई ने 100 रुपए इंजेक्ट किए थे, इस 100 रुपए से 1000 रुपए की मनी सप्लाई क्रिएट हो रही है, विच मींस कि मनी मल्टीप्लाई कितनी हुई? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई। भाई 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 आ जाएगा ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। मतलब आरबीआई ने 10 टाइम्स मनी क्रिएट करी, मनी सप्लाई क्रिएट करी इन द इकोनॉमी। और ये जो 10 टाइम्स है इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। देखो अपने एग्जाम्पल में लगा के देख लेते हैं। 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट, हमारे केस में रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10%। इंटू 100 करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। मतलब मनी मल्टीप्लायर इज 10। अब इसको दूसरे तरीके से सुनो। अगर कोई ये बोल रहा है कि इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इज 10, तो इसका मतलब क्या है? वो आदमी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में 1 रुपया इंजेक्ट करेगा
तो ये जो 1 रुपया है ये 10 टाइम्स मोर मनी सप्लाई को क्रिएट करेगा। 1 इंटू 10 कर दो, और ये कितनी मनी सप्लाई करेगा? ये 10 रुपए के बराबर की मनी सप्लाई को क्रिएट करेगा। आपको दोनों तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। हम क्या कह रहे हैं कि आरबीआई ने 100 रुपए इंजेक्ट किए, इस 100 रुपए ने कितनी मनी सप्लाई क्रिएट करी? 1000 रुपए की मनी सप्लाई क्रिएट करी, विच मीन्स कि आरबीआई के 100 रुपए से 10 टाइम्स मोर मनी सप्लाई क्रिएट हुई। मनी मल्टीप्लायर इसी को बोलते हैं कि आरबीआई ने जितना रुपया इंजेक्ट किया उस रुपए से कितना अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई क्रिएट हुई। इस मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। जितनी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाई 100 करो, जो भी नंबर आएगा वो आपका मनी मल्टीप्लायर है। और मैं दूसरे तरीके से क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10, या फिर ये कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5, थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आरबीआई 1 रुपया इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी में, तो ये जो 1 रुपया है ये 5 टाइम्स मोर मनी सप्लाई क्रिएट करेगा, मतलब 5 रुपए क्रिएट करेगा एज मनी सप्लाई फॉर दिस 1 रुपी इंजेक्टेड बाय द आरबीआई। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो भी हमने बातचीत की ये समझने के तौर पे ठीक है, लेकिन इसका इन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे आने वाली है, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक और चीज सुन लो। एक तो मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं मनी मल्टीप्लायर को निकालने का? दूसरा तरीका क्या है कि जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है उस टोटल स्टॉक ऑफ मनी को हाई पावर्ड मनी से डिवाइड करो, उस टोटल स्टॉक ऑफ मनी को M0 से डिवाइड करो, M0 से डिवाइड करो। अब देखो हमारे एग्जांपल में टोटल स्टॉक ऑफ मनी कितनी है? 1000। टोटल स्टॉक ऑफ मनी कितनी है? 1000। और M0 अगर फॉर्मूला लगाओगे, कल ही अपन ने पढ़ा है, तो M0 कितना है जो आरबीआई ने इंजेक्ट किया था? वो कितना है? 100। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 इज द मनी मल्टीप्लायर। तो दोनों ही फॉर्मूलेज हैं। मनी मल्टीप्लायर या तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100, या फिर अपन मनी मल्टीप्लायर को कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी जितनी है उसको डिवाइड कर दो हाई पावर्ड मनी से, उसको डिवाइड कर दो M0 से, तो भी अपने को मनी मल्टीप्लायर मिल जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब आने वाली है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और इसको समझना भी डिफिकल्ट नहीं है। भाई कोई भी फंक्शनल इकोनॉमी है उसमें सेंट्रल बैंक अगर पैसा इंजेक्ट करेगा तो पैसा घूमेगा, घूम फिर के बैंक में आएगा, बैंक फिर उसको लोन के तौर पे देगा, फिर वो जो पैसा लोन के तौर पे दिया गया वो फिर घूमेगा फिरेगा, वापस से फिर अकाउंट में आएगा, किसी बैंक में डिपॉजिट होगा, फिर दोबारा से कोई बैंक उसको लोन के तौर पे देगा, जैसे अपन ने एग्जाम्पल में देखा। तो अगर ऐसे पैसा घूमेगा, लोन के तौर पे दिया जाएगा, वापस से आएगा, तो बट ऑब्वियसली बात है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी मल्टीप्लाई होगी। तो किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में ये जो मनी मल्टीप्लायर होगा ये मोर देन 1 होगा। इक्वल्स टू 1 का मतलब कितना है कि आरबीआई ने मान लो 1 रुपया दिया, इकोनॉमी में इंजेक्ट किया, और ये जो 1 रुपया है ये वहीं के वहीं रुक गया, अब ये घूम नहीं रहा है, ये बैंक सिस्टम में आ नहीं रहा है, या आ रहा है तो जा नहीं रहा है, वहीं के वहीं रुक गया है। और अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी रन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है। तो अगर कोई भी फंक्शनल इकोनॉमी है वहां पे मनी मल्टीप्लायर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज फॉर द प्रीलिम्स, और ये जो मनी मल्टीप्लायर वाला टॉपिक है इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में ही 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और बड़े इजी क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन फिर भी लोग घबरा जाते हैं, बिकॉज सुनने में ऐसा लगता है कि अरे यार इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, पता नहीं कैसे क्रिएट हो रहा है, बट बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको याद रखनी है कि किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज मोर देन 1। दूसरा, मनी मल्टीप्लायर की अगर बात करें तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है अगर हम रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करते हैं। इसको कैसे समझें? फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। मान लेते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है। कितनी है? 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आता है? 10 आता है। अभी अपन ने कैलकुलेट किया। अब मान लेते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट है 5। कितनी है? रिजर्व रिक्वायरमेंट है 5। 5% इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट।
फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट को घटाया जाता है तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज हो रहा है। और उल्टा भी अपन बोल सकते हैं कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा तो जो वो मनी मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज होगा। तो इसको भी याद रखना कि जब रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाता है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, और जब रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है। दोनों उल्टे चलते हैं। आपको इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज फॉर द प्रीलिम्स कि मनी मल्टीप्लायर किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में मोर देन 1 होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। और फिर कुछ फैक्ट्स हैं कि 1990 से लेके 2016-17 तक हमारे इकोनॉमी में जो मनी मल्टीप्लायर था वो इंक्रीज हो रहा था, वो बढ़ रहा था। लेकिन 2017-18 से जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिक्लाइन हो रहा है। और डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बैंक्स के पास में जो भी पैसा है, बैंक्स उस पैसे को लोन के तौर पे नहीं दे रहे हैं। बैंक्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे को आरबीआई के पास में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको रोक के रख रहे हैं। बिकॉज अगर बैंक्स लोन के तौर पे देते रहेंगे पैसे को तो पैसा घूमता रहेगा, वापस से बैंकिंग सिस्टम में आता रहेगा और मनी मल्टीप्लायर बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि 2017-18 से मनी मल्टीप्लायर इज डिक्लाइनिंग। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, फैक्ट्स हैं। एक ब्रॉड अपन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि 1990 से लेके 2016-17 तक मनी मल्टीप्लायर हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2017-18 से ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये डिक्लाइन होने लग गया है। ये डिक्लाइन हो रहा है, और डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो बैंक्स हैं वो पैसे को अब लोन पे कम दे रहे हैं, वो आरबीआई के पास में इस पैसे को डिपॉजिट के तौर पे रखने में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसके रीजंस कई हो सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। इस मनी मल्टीप्लायर पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार देखो, किताब के इस चैप्टर के लास्ट में ही दिए हुए हैं, और देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर इसके बाद नितिन सिंघानिया में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक्सपेंड कैसे होती है, हमने इस चैप्टर के पहले वाले सेशन में भी इसके बारे में बात की थी। मनी सप्लाई कैसे एक्सपेंड होती है, एक तो अगर बैंक लेंडिंग्स इंक्रीज कर दें, बैंक ज्यादा पैसा लोन के तौर पे देंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। वो अभी अभी हमने देखा है। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे, जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे बेचे। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक बेचेगा तो मतलब इकोनॉमी से पैसा खींच रहा है। भाई आप बेच रहे हो 400 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका बेच रहे हो, तो जो इंसान खरीदेगा वो 400 करोड़ रुपया देगा सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, मतलब 400 करोड़ रुपए कम हो गए इकोनॉमी से। और अगर बैंक खरीदेगा, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में उसको खरीदेगा, मान लेते हैं 400 करोड़ की को खरीद रहा है, तो बदले में 400 करोड़ रुपए देगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये जो सेंट्रल बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, इनसे भी मनी सप्लाई ऊपर नीचे होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, उससे भी मनी सप्लाई इंपैक्ट होती है। ये तो आपको अब तक समझ में आने लगा होगा। लोअरिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसको कम या ज्यादा किया जाएगा तो भी मनी सप्लाई इंपैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए हैं, डिपॉजिट करवाए, और रिक्वायरमेंट है, रिजर्व रिक्वायरमेंट है 10%, मतलब 10 रुपए निकाल के रखने आरबीआई के पास में, और बैंक के पास में कितने बचेंगे, 90 रुपए बचेंगे लोन पे देने के लिए। लेकिन अगर आरबीआई ने बोला कि भैया रिजर्व रिक्वायरमेंट है 60 रुपए, वो 60%, 60%, तो इस 100 रुपए में से 60 रुपए निकालने पड़ेंगे और आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। और अब बैंक के पास में लोन पे देने के लिए सिर्फ कितने रुपए रह जाएंगे, 40 रुपए रह जाएंगे, मतलब मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी डिटरमाइन करती है कि मनी सप्लाई कैसे फ्लक्चुएट करेगी। और फिर सेंट्रल बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आगे जैसे जैसे चलेंगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बेसिक बातचीत है जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। ये मेरे को रट गया है, मैं रोज बोलता हूँ, मेरी ड्यूटी है। आपको भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लाइक का बटन तो दबा ही दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को,
या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मनी मल्टीप्लायर पूरी तरीके से समझ में आएगा। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें तो याद ही रखना कि किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज मोर देन 1, और दूसरा, जब रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाता है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, और वो हमने एग्जाम्पल से देख ही लिया। ये होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है डब्बे में, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, और ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, जब इकोनॉमी में एसेट्स की बात होती है तो एसेट्स 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फंजिबल एसेट्स और एक होती है नॉन फंजिबल एसेट्स। एक होती है फंजिबल एसेट्स और एक होती है नॉन फंजिबल एसेट्स। फंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट्स जिनको इक्वल वैल्यू की चीजों से एक्सचेंज किया जा सकता है। फंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको इक्वल वैल्यू की चीजों से एक्सचेंज किया जा सकता है। फंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक किया जा सकता है। 2 चीजें, फंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको इक्वल वैल्यू की चीजों से एक्सचेंज किया जा सकता है, और दूसरा, जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 2000 रुपए का नोट है। अब कोई दोस्त आपका आए और बोले कि यार ये 2000 रुपए का नोट मुझे दे दे, और बदले में मैं तेरे को 500 के 4 नोट दे रहा हूं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है फंजिबल एसेट, ऐसी एसेट जिसे इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज किया जा सकता है। 2000 रुपए की वैल्यू और 500 के 4 नोटों की वैल्यू एकदम सेम है, इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज किया जा सकता है, और इसको स्मॉलर वैल्यू में ब्रेक भी किया जा सकता है। ये जो 500 रुपए के 4 नोट हैं, ये इसी 2000 रुपए की स्मॉलर वैल्यूज है। फंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज किया जा सकता है और जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक किया जा सकता है। और दूसरी तरफ होती है नॉन फंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। नॉन फंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कहीं से मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग आ गई। ओरिजिनल पेंटिंग आपके पास में आ गई मोनालिसा की। आपका दोस्त आए और बोले कि यार मैंने 10 पेंटिंग बनाई हुई हैं लड़कियों की और बड़ी अच्छी पेंटिंग है, ये 10 पेंटिंग्स तू मेरे से ले ले और बदले में मोनालिसा की पेंटिंग मुझे दे दे। आप ऐसा करोगे क्या? आप नहीं करोगे, बिकॉज ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है इसकी अपनी यूनिक वैल्यू है। इसको किसी और वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, इसको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कोई बहुत सुंदर गाना बना दिया, अब वो जो गाना है, आपका कोई दोस्त आए और बोले कि यार मैं 4 गाने बना के तैयार कर रखा हूं, इन 4 गानों को तू ले ले और वो एक गाना मुझे दे दे। आप नहीं करोगे, बिकॉज जो एक गाना है उसकी अलग वैल्यू है, उसमें अपनी यूनिकनेस है, उसको सेम वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, उसको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे एसेट्स जिनको सेम वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, उनको बुलाया जाता है नॉन फंजिबल एसेट्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, तो यहां पे ये जो नॉन फंजिबल है इसका मतलब क्या है? ऐसी चीजें जिनको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अभी हम सिर्फ नॉन फंजिबल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन है तो ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। तो एक चीज तो क्या है कि जिसको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जिसको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जिसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है। मोनालिसा की पेंटिंग को आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज नहीं करोगे। बहुत सिंपल, नॉन फंजिबल का मतलब कि जिनको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जिनको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जिनको कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। अब शब्द आता है टोकन। अभी तक हमने नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बात नहीं की है, हमने बात की नॉन फंजिबल के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं टोकन के बारे में। देखो, जब हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल आप जाओ और अपने किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने जाओ। जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाओगे
तो उसमें बहुत पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। वो जो रजिस्ट्री होगी, उस रजिस्ट्री में आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा कि साहब ये आपकी रजिस्ट्री है, आज से ये प्लॉट आपके नाम हुआ। एक तरीके से आपको टोकन दे दिया गया। वैसे ही होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब समझो नॉन फंजिबल टोकन को। देखो नॉन फंजिबल टोकन का काम कहां आता है, जितनी भी डिजिटल एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप के लिए लाया गया नॉन फंजिबल टोकन को। जैसे आपने डिजिटली कोई म्यूजिक क्रिएट कर दिया, आपने डिजिटली कोई फोटो क्रिएट कर दिया, आपने डिजिटली कोई आर्ट वर्क क्रिएट कर दिया, आपने कोई ट्वीट किया और वो ट्वीट इतना बढ़िया है कि उसको खरीदने के लिए लोग बड़े परेशान हैं, या कोई मीम बहुत अच्छा है। और ये मीम वाला एग्जाम्पल है, एक कोई बिल्ली का सा मीम आया था, कुछ पीला पीला सा नीला नीला सा घूम रहा था और वो बिल्ली दौड़ रही थी, वो बड़ा वायरल हुआ था मीम। ये जो मीम है इसको बेचा गया था, इसको बेचा गया था एज नॉन फंजिबल टोकन। जो आदमी बनाने वाला था उसने बोला कि ये मीम बनाया मैंने लेकिन इसकी ओनरशिप में बेच रहा हूं। मतलब अब जो खरीदने वाला इंसान होगा इस मीम को, उसके लिए ये डिजिटल एसेट है जिसकी ओनरशिप उस इंसान के पास में होगी। ट्वीट, जैक डॉर्सी नाम है शायद उसका, जो कि को फाउंडर था ट्विटर का, उसने जो पहला ट्वीट किया था उस पहले ट्वीट को उसने बेचा, और उसने बेचा और जिसने खरीदा उसके लिए वो जो ट्वीट है पहला उस इंसान का, वो डिजिटल एसेट है। अब उसकी ओनरशिप उस खरीदने वाले इंसान के पास में है। और ये जो ओनरशिप दी जा रही है, जैसे रियल वर्ल्ड में हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हमको रजिस्ट्री दी जाती है, वैसे ही जब हम डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप लेते हैं तो वो हमें मिलती है नॉन फंजिबल टोकन से। बेसिकली हमें एक टोकन दे दिया जाता है। और ये नॉन फंजिबल क्यों है? बिकॉज कोई भी आर्ट वर्क है, कोई भी फोटो है, कोई भी म्यूजिक है, कोई भी ट्वीट है, कोई भी मीम है, उसकी अपनी यूनिक वैल्यू है। उसको स्मॉलर वैल्यूज में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल दो चीजें। नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसा मीडियम है या ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप को क्लेम किया जाता है, और जो भी उस डिजिटल एसेट की ओनरशिप को लेता है उसको एक यूनिक टोकन नंबर दिया जाता है। और नॉन फंजिबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये यूनिक है, ये आर्ट वर्क से रिलेटेड है, ये कोई चीज नहीं है जिसको एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेच दिया जाए। आर्ट वर्क है, उसकी ओनरशिप आपको दी जा रही है, उसको इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, उसको स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको कमर्शियल मीडियम या कमर्शियल ट्रांजेक्शन के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, ये सारी चीज ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन चीज की ही ओनरशिप आप खरीद रहे हो, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही आपको ओनरशिप मिल रही है। तो ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो की गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा था और वहां पढ़ा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या होता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करता है, माइन करता है, और जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है तो एक ब्लॉक जनरेट होता है। ये जो ब्लॉक जनरेट होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका डेटा होता है, इस ट्रांजेक्शन का एक यूनिक नंबर होता है जिसको बोलते हैं हैश। और जब ये ट्रांजेक्शन होगा उसके बाद जब आगे जाएगा, ये ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड होगा, तो एक और ब्लॉक क्रिएट होगा। ये जो एक और ब्लॉक क्रिएट होगा, इसमें जो नया ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसका डेटा होगा। ये जो प्रीवियस हैश नंबर था वो होगा, ये जो प्रीवियस हैश नंबर का डेटा है वो इन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, और इस जो नया ट्रांजेक्शन हुआ है उसका अपना यूनिक हैश नंबर होगा, और ये चेन ऐसे ही चलती जाती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि भैया हर एक ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक की जानकारी होती है, तो आप ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो, और डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको ओन नहीं करता, सबके लिए अवेलेबल है ये डेटा, तो कोई भी देख सकता है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। और अगर आप वेरीफाई करते जा रहे हो और आपको कहीं मिला कि यार ये जो आगे वाला हैश नंबर है वो पीछे वाले ब्लॉक में मिलता नहीं है, मतलब प्रीवियस ब्लॉक में जो हैश नंबर है वो आगे वाले ब्लॉक में दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच में किसी ने करप्शन किया है, बीच में किसी ने कुछ गड़बड़ की है। ये तो हम क्रिप्टो करेंसी के केस में बात कर रहे हैं। वैसे ही नॉन फंजिबल टोकन में होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। होता क्या है कि मान लेते हैं कोई फोटो है, उसकी ओनरशिप आपने खरीदी इस नॉन फंजिबल टोकन के थ्रू,
तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और उस ब्लॉक में जानकारी होगी कि भैया ये पेंटिंग खरीदी गई है, इस आदमी ने खरीदी है, इस तारीख को खरीदी है और ये पेंटिंग इस आदमी को बिलोंग करती है। अब अगर उसी चेन में कोई और ट्रांजैक्शन होगा तो वो अगला जो ब्लॉक क्रिएट होगा उस ब्लॉक में जो नया ट्रांजैक्शन है उसका तो डेटा होगा ही होगा, ये जो पीछे वाला का डेटा है उसका भी एक यूनिक नंबर होगा। इससे क्या होगा कि कभी घपला नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये जो डेटा है वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। इससे क्या होगा कि चीजें सिक्योर रहेंगी। अब अपने को पीएचडी नहीं करनी है, नॉन फंजिबल टोकन अगर पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इसमें तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में तो आपको यूपीएससी से अलग भी पता होना चाहिए। अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन हाँ, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फंजिबल टोकन में आपको क्या याद रखना है। एक तो ये कि नॉन फंजिबल टोकन प्रोवाइड कब किया जाता है, जब आप किसी डिजिटल एसेट की ओनरशिप लेते हो तो उस ओनरशिप पे ठप्पा लगाने के लिए आपको नॉन फंजिबल टोकन दे दिया जाता है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है। नॉन फंजिबल क्यों है? बिकॉज इक्वल वैल्यू से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, स्मॉलर वैल्यूज में ब्रेक नहीं किया जा सकता और कमर्शियल ट्रांजेक्शन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। और ये बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हालांकि ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं इनको बेचा जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है डिजिटली। मोनालिसा की पेंटिंग को आप फाड़ के नहीं दे सकते हो, या जो डिजिटल चीज आपने खरीदी है उसको आप छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक तौर पे इन चीजों को याद रखो, नॉन फंजिबल टोकन। फिर इसके बाद एक छोटा सा टर्म है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? देखो, स्टेबल कॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। प्राइवेट बिजनेसेस अब क्या कर रहे हैं, आम जिंदगी में क्या होता है, हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था कि जब सेंट्रल बैंक करेंसी को प्रिंट करता है तो उस करेंसी को बैक करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास में कुछ रिजर्व्स होते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोगों में भरोसा रहता है कि यार कोई चीज ऊंचे नीचे नहीं होगी, सेंट्रल बैंक सारी चीजों को मैनेज कर लेगा, सरकार सारी चीजों को मैनेज कर लेगी, इकोनॉमी बढ़िया से चलेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे बहुत ज्यादा। क्रिप्टो करेंसी की एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इसको बैक करने के लिए कोई एसेट नहीं थी। जो चाह रहा था, जितना चाह रहा था उतना माइन कर रहा था और उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे थे। तो सुधार के तौर पे बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस अब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको बैक करने के लिए स्टेबल एसेट रख रहे हैं रिजर्व के तौर पे। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसको स्टेबल एसेट से टाई कर दिया गया है उसी को बुला देते हैं अपन स्टेबल कॉइन। क्या बुला देते हैं? स्टेबल कॉइन। बहुत सिंपल सी बातचीत। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट हो रही है तो हो सकता है कभी भी चली जाए और फिर मेरा लेक्चर बीच में रह जाएगा, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पर लेक्चर को बाइंड अप कर देते हैं। बैंकिंग इन इंडिया को अगले वाले सेशन में पढ़ लेंगे। लाइट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज कंप्लीट कर देते हैं, बिकॉज 2 ही स्लाइड्स हैं, ज़्यादा स्लाइड्स थी भी नहीं। लेकिन ठीक है, अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इजी सेशन है, इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है मनी मल्टीप्लायर। नॉन फंजिबल टोकन अब इतना न्यूज़ में है नहीं, इसके बारे में बेसिक याद रखना। अगर न्यूज़ में आ जाए तो फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए थोड़ा हल्के में ले सकते हो। लेकिन मनी मल्टीप्लायर को बहुत ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।